Good morning, students. In today's lecture, we will discuss about the law of conservation of linear momentum. कुछ पुराने लेक्चर्स में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ को पढ़ लिया था अच्छे से, और एक्चुअली हमने न्यूटन्स सेकंड लॉ को ड्राइव भी किया था, और न्यूटन्स सेकंड लॉ का जो आउटकम हमें मिला था स्टूडेंट्स वो था सेकंड लॉ की हम बात करें, क्योंकि स्टूडेंट जो टॉपिक आज हमें पढ़ना है उसमें न्यूटन्स सेकंड लॉ का काफी यूज होने वाला है। एक्चुअली ये जो हम प्रूव करेंगे वो इसी हेल्प से करेंगे, सेकंड लॉ की हेल्प से, इसलिए थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूँ मैं, बट इज न्यूटन सेकंड लॉ। Newton's second law क्या था students? It states that the rate of change of linear momentum is directly proportional to applied force, and this change will occur in the direction of applied force. Or we can say the force is directly proportional to rate change of momentum. मैं आपको बताया था उसमें, आपको ध्यान होगा P2 minus P1 upon T. This is change in momentum upon time का देंगे rate change of momentum. और फिर यहीं से अपनी बात सॉल्व करके पूरे मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपको क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स। इससे आगे हम अगर आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर होगा न्यूटन्स सेकंड लॉ, तभी हम इस प्रिंसिपल को समझ पाएंगे ये क्या कहते हैं, फिर आगे इसे अप्लाई कैसे करना है। इसलिए आपको न्यूटन सेकंड लॉ आना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल मैं आपको आगे चल रहा हूँ कि आपको इतना आपको आता होगा। अब हम आते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में। ये क्या कहता है? It states that for a system of bodies, the total linear momentum will be conserved in the absence of external force. अगर हम बात करें स्टूडेंट्स स्टेटमेंट की, तो इसमें एक टर्म यूज हुई है लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम हमने पहले डिस्कस किया हुआ है इसी चैप्टर में, जब हमने बात की थी लीनियर मोमेंटम इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। लीनियर मोमेंटम को डिफाइन किया था हमने कि एक मोशन होता है किसी बॉडी में, और इसका जो फॉर्मूला होता है एंड इट इज मेजर्ड एज m into v, वेयर m इज द मास ऑफ बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स, तो यहां से हमें जाता है लीनियर मोमेंटम, तो उस बॉडी के अंदर कितना मोशन कंटेंट है वो यहां से हमें इजीली मिल जाता है। अब ये जो प्रिंसिपल स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, इसके अकॉर्डिंग होता क्या है? ये लॉ या ये प्रिंसिपल केवल इतना कहता है कि बॉडीज, समझ लो मेरे पास एक सिस्टम है। अब स्टूडेंट सिस्टम क्या होता है? सिस्टम स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ बॉडीज हम बोल सकते हैं। एक सिस्टम में कई टाइप की बॉडीज हो सकती हैं, कई नंबर ऑफ बॉडीज हो सकती हैं, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। तो सपोज करो स्टूडेंट्स मेरे पास कुछ एक सिस्टम है, लिए मैंने ये चौक, ये आपको दिख रहा है ये स्क्वायर फॉर्म में, सपोज ये एक सिस्टम है और कुछ मैंने ये सर्कल बनाए हुए, तो आप समझ लीजिए कुछ बॉडीज है। तो ये सिस्टम बोलता है कि ये प्रिंसिपल बोलता है कि इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा जब तक कि इस पे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें। सिंपल सा स्टेटमेंट यही है, इसका मीनिंग इसको प्रूव आगे करेंगे। बस आप फिलहाल इसका स्टेटमेंट समझिए। इसका स्टेटमेंट समझने के लिए आपको ये देखना है कि क्या बोलता है कि जितना भी कोई सिस्टम है, अगर उसका मोमेंटम कोई सिस्टम है उसका मोमेंटम में से कंजर्व रहेगा जब तक कि उसमें हम कोई फोर्स अप्लाई ना करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सिस्टम में, मैंने फिलहाल 9 बॉडीज ना लेके 2 बॉडीज लेके चलते हैं। दिस इज अ सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ 2 बॉडीज। तो स्टूडेंट्स सपोज कीजिए कि सिस्टम के अंदर कुछ बॉडीज है जो मूव कर रही है, इनकी कुछ वेलोसिटीज है डिफरेंट। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2। इन बॉडीज के मासेस भी है, लाइक द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इज m1, द मास ऑफ सेकंड बॉडी इज m2। तो अगर मैं इनका मोमेंटम फाइंड करूं, व्हाट इज द मोमेंटम? मोमेंटम इज द मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर मोमेंटम सिस्टम फाइंड करें, व्हाट इज मोमेंटम ऑफ सिस्टम? तो ये बनेगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ पे 2 बॉडीज है, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम। तो ये बोलता है ये जो मोमेंटम है इन बॉडीज का या इस पूरे सिस्टम का, ये रहेगा कंजर्व, ये चेंज नहीं होगा जब तक कि इसमें हम कोई फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान से समझना है इस चीज को। जब तक कि हम बाहर से इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक ये सिस्टम का जो मोमेंटम वो कंजर्व रहेगा। अब इस सिस्टम में फिलहाल 2 बॉडीज मैंने काउंट की है, आप 3 4 भी ले सकते हैं। तो उनका सबका सम m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4, ये सारा कंजर्व रहेगा अगर फोर्स अप्लाई ना करें बाहर से। अगर कोई फ्रैक्शनल फोर्स में अप्लाई कर देते हैं
तो तब स्टूडेंट्स ये पॉसिबल नहीं है कि इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तब ये लॉ या प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है। आपको समझना है कब एप्लीकेबल है कब नहीं है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तब तक ये लॉ एप्लीकेबल है, और जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देंगे तब ये लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स। आपको जिस मैं एग्जांपल देता हूं, आपको एग्जांपल से आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको थोड़ा थ्योरी लिखनी पड़ेगी, थ्योरी का ज्यादा यूज नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं केवल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज को। तो कंसीडर टू बॉडीज, आप चाहे तो साथ में लिख सकते हैं, कॉपी पेन आपकी पक्की होगी, इतना मुझे उम्मीद है आपसे। तो कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी, ठीक है। कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मासेस एम ए एंड एम बी। जैसे ऐसे करके M1 कर लीजिए एंड M2 से आप नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। कंसीडर टू बॉडीज A and B having masses M1 and M2 moving along the same straight line with velocities u1 and u2. Consider two bodies A and B of masses M1 and M2 moving along the same direction or same straight line with velocities u1 and u2. Let u1 is greater than u2. Let u1 is greater than u2. अब देखिए स्टूडेंट्स, फिगर समझ थोड़ा है। दो बॉडीज हैं, दोनों एक ही लाइन के अलॉन्ग एक ही डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रही है। एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। बॉडी ए का मास m1, उसकी वेलोसिटी u1, बॉडी बी का मास m2, उसकी वेलोसिटी u2। ये मूव कर रही है अलॉन्ग सेम स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने अज्यूम किया है कि u1 इज ग्रेटर देन u2। सपोज कीजिए ये वाली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है, तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये कभी ना कभी तो कोलाइड करेंगे, क्योंकि पीछे वाली वेलोसिटी ज्यादा है, ये स्लो मूव कर रहे हैं, फास्ट मूव कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज ये है कि कुछ टाइम बाद कोलाइड करने ही वाली है, तो ये कुछ कोलाइड करेंगे। एक फिगर में कोलिजन का बात करें यहाँ पे, ये हो गया ऑन कोलिजन, और ये जो स्टेटमेंट था या जो ये वाला फिगर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बिफोर कोलिजन। नाउ स्टूडेंट्स, अब जैसे ये बॉडी कोलाइड कर रही है आपस में, तो आपको क्या लगता है, सिंपल सा एग्जांपल आप अपने डेली लाइफ से चूज कर सकते हैं। दो बॉल्स हैं, आपने एक ही डायरेक्शन मूव कर रही है फ्लोर के ऊपर, पीछे वाली बॉल जो है वो फास्टर मूव कर रही है, आगे वाली बॉल स्लोअर मूव कर रही है। तो जब ये कोलाइड करेंगी तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, फिर ये मूव करती रहेंगी, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे तो होता नहीं कि रुक जाएंगी, ये मूव करेंगी। तो लेट अब हम बात करेंगे फाइनल कंडीशन की, जिसमें हम आफ्टर कोलिजन बात करेंगे। देखिए, बिफोर कोलिजन इनकी वेलोसिटी u1 u2 थी, ऑन कोलिजन ये तो ठीक है। अब आफ्टर कोलिजन की बात करें तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी जो है बॉडीज की आफ्टर कोलिजन ये सेम नहीं होगी, कुछ ना कुछ स्लाइटली डिफरेंट तो होने वाली है, सेम कभी नहीं हो सकती। सेम होना बहुत टफ है, उसके लिए हमें बिल्कुल इलास्टिक कोलिजन चाहिए होगा। अभी यह थोड़ा हाई क्लास का है तो आपको अभी समझ में कम आएगा, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि इनकी वेलोसिटी डिफरेंट होने ही वाली है। तो लेट आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी A is v1 and बॉडी B is v2। बॉडी A की वेलोसिटी मैंने v1 एज्यूम कर ली और बॉडी B की एज्यूम कर ली v2। ये है आफ्टर कोलिजन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तीन कॉन्फिगरेशंस बिफोर कोलिजन, ये कॉन्फिगरेशंस, ये इनकी वेलोसिटीज है, मासेस को सेम लेंगे। ऑन कोलिजन और आफ्टर कोलिजन में सेम कंडीशन, बस वेलोसिटी चेंज हो गई है, मास सेम नहीं है, मास चेंज नहीं होता। जितना मास बिफोर कोलिजन है दोनों बॉडीज का, वही आफ्टर कोलिजन भी रहेगा, और वेलोसिटी हमें थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट नहीं है, v1 v2। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए इस कॉन्फिगरेशन, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ऑन कोलिजन, तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट, जब कोलिजन होता है तो ऑब्वियस बात है कि ये एक दूसरे में कुछ ना कुछ फोर्स को एक्सर्ट करेंगे, है ना। जब जैसे दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं आपस में, तो दे एक्सर्ट सम एक्शन रिएक्शन ऑन ईच अदर। बॉडी ए बी पे कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगी और ऐसी ही बॉडी बी ए पे कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो अगर नाम देते हैं स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन में, कौन करेगा एक्सर्ट, बॉडी ए एक्सर्ट करेगा बॉडी बी के ऊपर इस तरह से इस डायरेक्शन में, और सिमिलरली ये फोर्स एक्सर्ट करेगा बॉडी बी ऑन बॉडी ए। ये हमने
पढ़ा है एक्शन रिएक्शन में कि इक्वल फोर्सेस होते हैं और अपोजिट नेचर के होते हैं, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये आप न्यूटन थर्ड लॉ की बात करें, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कुछ इस तरह की कहानी मेरी स्टूडेंट्स, बॉडी ए और बॉडी बी जब कोलाइड कर रहे हैं आपस में, तो बॉडी ए ने बी पे कुछ फोर्स एक्सर्ट किया, सम फोर्स, और फिर बॉडी बी ने बॉडी ए पे कुछ फोर्स एक्सर्ट किया, एक्सेलरेशन किया। तो यहाँ पे इस फोर्स को हम बोल लेते हैं स्टूडेंट्स, ये फोर्स एक्सर्ट किया है ए ने बी के ऊपर, तो इसे बोलेंगे फोर्स एक्सर्टेड, इसे हम लिखते हैं नाम एफ बी, इस तरह से एफ बी। व्हाट इज एफ बी? फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी ड्यू टू ए। सिमिलरली इस फोर्स को बोलेंगे, ये फोर्स किसने एक्सर्ट किया? ये एक्सर्ट किया बेटो, ये बच्चों, ये बी ने एक्सर्ट किया ए के ऊपर, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी, एंड दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन किस पे? बी पे ड्यू टू ए। तो आपको लिखना पहला दोनों को सीखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूं स्टूडेंट्स, व्हाट इज एफ ए बी? Force exerted on A due to B, and similarly what is FBA? Force exerted on B due to A। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां मैंने बॉक्स बना दिया है, इसका मतलब मैंने इनको इन दोनों बॉडीज का सिस्टम ट्रीट कर रहा हूं। इस सिस्टम में दो बॉडीज है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है, बॉडी ए बॉडी बी पे कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रही है, और बॉडी बी बॉडी ए पे कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ये फोर्स हमारे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, समझना। ये बॉडीज एक दूसरे में फोर्स एक्सर्ट कर रही है, और ये दोनों बॉडी सिस्टम का पार्ट है। सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स नहीं आया, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं है, समझना आप चीज। ये फोर्स तो है, बट दीज फोर्सेस आर इंटरनल फोर्सेस। ये इन दोनों बॉडीज ने एक दूसरे पे एक्सर्ट किए हैं, तो इनको एक्सटर्नल फोर्स नहीं बोलेंगे। पहले चीज ध्यान समझिए आप, इन दोनों फोर्सेस को हम एक्सटर्नल फोर्स बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये इनकी इन दोनों बॉडीज ने आपस में एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट की है, और ये दोनों बॉडीज के हैं, सिस्टम का ही पार्ट है। तो इन फोर्सेस को हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे इंटरनल फोर्सेस। आपको यहाँ पे ये समझना है कि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स मिसिंग है। तो अब हम यहाँ पे ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं। जब ये लॉ में प्रूव करना है तो कैसे करेंगे देखिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा न्यूटन सेकंड लॉ में जाना पड़ेगा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या था स्टूडेंट्स, तो हम देख लेते हैं। फोर्स एक्सर्टेड, सॉरी, द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। यही था स्टूडेंट्स, तो ये हम यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आप थोड़ा यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इनिशियली, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी u1 है बॉडी ए की, आफ्टर कोलिजन कितनी हुई है? v1 हो गई है, ठीक है। तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, चेंज in momentum of body A. What is change in momentum of body A? What is change? Final momentum minus initial momentum. What is the final momentum of body A? हमने बात की momentum होता है mass into velocity. What is the mass? m1 v1 is the final momentum of body A minus m1 u1 is the initial momentum of body A. This is final momentum minus initial momentum. This is called change in momentum. Now what is rate of change? Rate of change in momentum of body. तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, जब भी रेट चेंज की हम बात करेंगे तो हमें टाइम का डिवाइड करना पड़ेगा। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये बॉडी कोलाइड कर रही है फॉर t टाइम, लेट देम कोलाइड। मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दूंगा स्टूडेंट्स, लेट देम कोलाइड for time t। इन बॉडीज को हमने t टाइम तक कोलाइड हो सके। सपोज कोई इंडिविजुअल टाइम ऑफ कोलिजन है, वो t टाइम तक ही बॉडी कोलाइड होंगे, तो जो मोमेंटम चेंज होगा स्टूडेंट्स t टाइम तक होगा। आप समझ सकते हैं, जस्ट बिफोर कोलिजन व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ बॉडी m1 u1, एंड व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, इट इज m1 v1। तो ये चेंज हुआ है m1 u1 से m1 v1 तक, ये केवल t टाइम में चेंज हुआ है। पहले हमने फाइंड किया चेंज मोमेंटम अपॉन टाइम का डिवाइड कर लिया, मतलब रेट ऑफ मोमेंटम। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, व्हाट इज द रेट ऑफ मोमेंटम? रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ये बड़ा है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यूजिंग न्यूटन्स
second law. We can say m1 v1 minus m1 u1 upon t. This is rate momentum is equal to the applied force. अब आपको देखना है स्टूडेंट्स, इस बॉडी ए पे जो मोमेंटम चेंज हुआ है, ठीक है, इतना का चेंज हो गया, ये चेंज हुआ है तो क्यों चेंज हुआ है? ड्यू टू फोर्स. कितना फोर्स में एक्सर्ट हुआ, देखिए आप समझिए. मैंने आपको पहले बताया स्टूडेंट्स, मोमेंटम चेंज होने के लिए केवल फोर्स की जरूरत पड़ती है, मोमेंटम खुद चेंज नहीं होता. ठीक है, मोमेंटम थोड़ा चेंज हुआ है बॉडी ए का. देखते हैं इनिशियल मोमेंटम m1 v1, फाइनल m1 v1 चेंज हुआ है. चेंज हुआ तो क्यों हुआ? फोर्स आया बाहर से. फोर्स आया तो कितना फोर्स आया समझिए. बॉडी ए पे कितना फोर्स है एक्सर्ट हुआ. बॉडी बी की हम बात नहीं कर रहे हैं, बॉडी ए का हम मोमेंटम चेंज फाइंड कर रहे हैं. तो आपको ये देखना है कि बॉडी ए पे कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ है. बॉडी ए फोर्स एक्सर्ट हुआ है एफ ए बी, तो बी ने एक्सर्ट किया है. देखिए फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए ड्यू टू बी, तो हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू एफ ए बी. क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी. बॉडी बी के मोमेंटम में कितना चेंज होगा? m2u2 is the initial momentum of body B and m2v2 is the final momentum of body B. What is the change in momentum? Change मतलब final momentum, final minus initial value. तो final momentum m2v2 minus m2u2. This is the change in momentum of body B. So we can write it m2v2 minus m2u2. Now this is change in momentum. Now what is rate of change इन मोमेंटम? तो रेट ऑफ चेंज की बात करें तो हमें क्या करना, डिवाइड करना पड़ेगा. इतना टाइम पे ही चेंज हो, तो हमने पहले एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स कि ये टाइम टी के लिए कोलाइड कर रही है, तो टी का डिवाइड कीजिए. दिस इज द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी पी एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ दिस चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. अब आपको देखना है, हमने चेंज फाइंड किया मोमेंटम में बॉडी बी का, तो बॉडी बी पे कितना फोर्स अप्लाई हुआ है? बॉडी बी पे फोर्स अप्लाई हुआ है एफ बी, और ये अप्लाई किसने किया है? बॉडी ए ने अप्लाई किया है. समझ रहे हैं स्टूडेंट्स आप? जैसे मैंने यहाँ पे एफ ए बी लिया था फोर्स, यहाँ पे आपको दूसरा फोर्स लेना पड़ेगा एफ बी, क्योंकि मोमेंटम चेंज जो हुआ है बॉडी बी का वो कुछ फोर्स की वजह से हुआ है. वो फोर्स किसने अप्लाई किया? बी ने, बॉडी ए ने अप्लाई किया हुआ है, वो लिख लिया आपने. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? Every action has an equal and opposite reaction. हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्शन है तो दूसरी रिएक्शन है, तो हम कह सकते हैं कैन राइट इट एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी. एफ ए बी और एफ बी ये दोनों फोर्सेज जो हैं, ठीक है, आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों फोर्स इक्वल हैं. यहाँ पे माइनस साइन मैंने इंसर्ट किया है. माइनस साइन का ये मतलब है स्टूडेंट्स डायरेक्शन की अपोजिट है. आप देख सकते हैं डायरेक्शन, एक की डायरेक्शन इस साइड है, एक की डायरेक्शन इस साइड है, तो माइनस साइन अभी ये इंडिकेट कर रहा है द डायरेक्शन ऑफ दीस फोर्सेस आर अपोजिट, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स वो इक्वल है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है एक्शन सॉरी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे बट डायरेक्शन उनकी थोड़ा रिवर्स होगी, मतलब 180 डिग्री का जो एंगल चेंज है, तो उसकी वजह से माइनस साइन हमने इंसर्ट किया. अब आपको वैल्यू यहां से पुट अप करनी है स्टूडेंट्स. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप दे सकते हैं इसको, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. तो आप रिप्लेस कर लीजिए. तो एफ ए बी की वैल्यू पूरी आप यहां इंसर्ट कर लीजिए. m1 v1 minus m1 u1 upon t is equal to minus, now what is fv? ये पूरी वैल्यू fv की, यहाँ पे आप इसको वैल्यूज रिप्लेस कर लीजिए. m2 v2 minus m2 u2 upon t. ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज मैंने इंसर्ट कर दी. और मुझे थोड़ा बोर्ड को रफ करना पड़ेगा स्टूडेंट्स. आई होप आपने यहां तक नोट कर लिया होगा. नोट नहीं भी किया तो आप वीडियो पॉज करके वहां से नोट कर लीजिए पहले. ठीक है, नाउ यहां पे आपको थोड़ा सा रीअरेंज करना है टर्म्स को. तो पहले टी से आप टी को कट कर सकते हैं, कैंसिल आउट हो सकता है. नाउ इट रिटन एज m1 v1 minus m1 u1 इज इक्वल टू टी से टी कटा, उसका ये माइनस साइन अंदर चले जाएगा तो पॉजिटिव साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस m2 v2 और प्लस m2 u2. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग रीअरेंज करना है स्टूडेंट्स. रीअरेंज करने का तरीका देखिए आप. m1 v1
प्लस M2V2 इज इक्वल टू M1U1 प्लस M2U2। ये कुछ आपको इस तरह मिलेगा। इस टर्म को मैं साइन किया स्टूडेंट्स और इसको मैं साइन ट्रांसफर कर लिया ताकि साइन थोड़ा चेंज हो जाएंगे। और फिर दोबारा से इसको दोबारा अगर डिराइव करें तो वी कैन रिटर्न एज M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M2V2 सॉरी M1V1 प्लस M2V2। तो रिजल्ट हमें क्या बताइए, देखिए ध्यान से समझिए आप चीज को। ये मिला है फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या, ये तो हमने प्रूव किया, मैंने आपको बताया ये इसका प्रूफ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम का। तो आप समझते हैं कि क्या बता रहा है ये स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट हमने निकाला अभी ड्राइव किया है, इसका मीनिंग क्या है, बट दिस स्टेटमेंट इंप्लाइज। तो यहाँ पे आप समझिए, मैंने आपको पहले बात की थी, दो बॉडीज थी M1, वेलोसिटी थी इसकी इनिशियल U1 और दूसरी बॉडी थी हमारे मास M2 की, इसकी वेलोसिटी थी U2 बिफोर कोलिजन। एंड आफ्टर कोलिजन हम बात करें तो आफ्टर कोलिजन बॉडी, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी V1 हो गई थी और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी अपनी V2 ऐसी हो गई थी। नाउ व्हाट इज M1U1? अब थोड़ा ध्यान से देखें। M1U1 इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी A एंड सिमिलरली what is M2U2? Linear momentum of body B before collision. What is M1U1 plus M2U2? This is the total momentum of bodies. Yeah, we can say the momentum of system before collision. Clear? And what is this one? M1V1 final momentum of body plus M2V2 final momentum of body B after collision. What is this? It is the final momentum of system after collision. This is before collision, this is after collision. तो देखिए आप ये इक्वल टू का साइन, इसका मतलब क्या है? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और वी कैन से कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, जितना मोमेंटम बिफोर कोलिजन है स्टूडेंट्स इन दोनों बॉडीज का, उतना ही आफ्टर कोलिजन भी है। इसका मतलब क्या है? कोई चेंज नहीं हुआ, जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो इस लॉ का हमारा जो हमें प्रूव करना था, ये तो था लॉ कि अगर कोई फोर्स बाहर से हम अप्लाई ना करें, कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो क्या होता है, टोटल लीनियर मोमेंटम बॉडीज का कंजर्व रहता है। तो यही हमारा आउटकम है इस पूरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का। हेंस वी कैन से इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to final momentum after collision. हम कैन से hence proved। ये प्रूव हो गया पूरा हमारा स्टेटमेंट कि जितना मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा उतना ही आफ्टर कोलिजन होगा। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से एक दो बार देखिए इसको, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। पर देखिए ये लॉ आपको तभी समझ में आएगा जब आपको न्यूटन्स सेकंड लॉ क्लियर होगा। ये तो साफ और सीधी बात है। अगर आपको न्यूटन सेकंड लॉ क्लियर नहीं है तो पहले आप वो क्लियर कीजिए, लास्ट वीडियो देखिए, वो क्लियर हो जाए तब आप इसमें आ सकते हैं, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम चैप्टर का ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स थ्योरी पार्ट में इतना ही था। अब न्यूमेरिकल्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चाहेंगे कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जो अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं इसमें इंक्लूड कर सकूं ताकि आपको अपनी एनसीईआरटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। सो